Okay, we're continuing the chapter farm system. Agriculture farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and लेबर. तो आपका एक सिस्टम होता है फार्म सिस्टम. तो आपको क्या क्या इनपुट्स यूज़ होंगे उसमें, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होकर आउटपुट क्या होगा. आउटपुट तो फार्मिंग का क्रॉप्स होते हैं या मीट होता है आपका, इफ़ यू आर रेडिंग लाइव स्टॉक और एग्स और एनी अदर थिंग. तो इनपुट जनरली क्या फार्म सिस्टम में यूज़ होता है. अगर आपको कल्टिवेट करने हैं क्रॉप्स, आपके पास सपोज़ कुछ ज़मीन है, what inputs do you need. आपको मशीनरी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, और इफ़ यू आर डूइंग इट बाय हैंड यू नीड फॉर एग्जांपल स्पेड्स एंड अदर टूल्स. और आपको सीड्स भी चाहिए होंगे एंड सीड्स मस्ट बी वेरी गुड क्वालिटी सीड्स. ठीक है. आपको केमिकल्स भी चाहिए होंगे फॉर से फॉर एग्जांपल यू नीड सम पेस्टिसाइड्स, यू नीड सम इंसेक्टिसाइड्स, यू नीड सम some maybe you're using chemical fertilizers. केमिकल फर्टिलाइज़र्स आपको कम यूज़ करने चाहिए. यू शुड मोस्टली प्रेफर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो नेचर बेस्ड हो. और प्रोसेस इन्वॉल्व क्या होगा आपको, प्लाउइंग मतलब आपको सॉइल को प्लाउ करना होगा, टिल करना होगा, इसको आपको लूजन करना होगा, फिर सो करना होगा, आपको सीड्स को सॉइल में डालना होगा. ठीक है. एंड देन यू हैव टू स्प्रे सम इंसेक्टिसाइड सो दैट द सीड्स आर नॉट इन्फेक्टेड. या फॉर एग्जांपल सीड को पहले ही आपके पास एक सीड है, जनरली आप इसको एक फंजिसाइड में डालते हो टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ फंगस व्हेन द सीड इज़ प्लांटेड इन द सॉइल. तो आप इसको एक फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में डाल दोगे सीड्स को, जिसमें एक फंजिसाइड होगा. फंजिसाइड इज़ अ केमिकल दैट किल्स द फंगस. ठीक है. तो फंजिसाइड सीड के अराउंड एक कोटिंग जैसी बना देता है, तो फंगस के अटैक से ये प्रिवेंट कर देता है. और फिज़िकल इनपुट्स, ह्यूमन इनपुट्स तो आपको पता है, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स. जो आपको चीज़ें करनी है, आपको स्टोर करना है क्रॉप को, आपको लेबर भी चाहिए, आपको मज़दूर भी चाहिए, आपको मशीनरी भी चाहिए, आपको केमिकल्स भी चाहिए. ये तो ह्यूमन इनपुट्स हो गए. फिज़िकल इनपुट्स आपको नेचर से क्या क्या चाहिए. आपको क्रॉप्स रेज करने, आपको सनशाइन भी होनी चाहिए क्रॉप्स के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप. किसी क्रॉप को ज़्यादा सनशाइन चाहिए होती है, किसी को कम सनशाइन चाहिए होती है. रेनफॉल भी एडिक्वेट चाहिए होती है. सॉइल अच्छा होना चाहिए, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. स्लोप ऑफ द सॉइल, ज़्यादा स्लोप पे नहीं होना चाहिए सॉइल. अगर बहुत स्टीप स्लोप पे है तो आपको सॉइल इरोजन हो सकती है, सॉइल नीचे गिर सकती है. टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए. ठीक है. सो ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर आप क्रॉप्स को डिवाइड करते हो एंड रेनफॉल के बेसिस पे भी. आप राबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स इनको बोलते हैं. आपके खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, मानसून क्रॉप्स, आपके ज़ैद क्रॉप्स. सो वील स्टडी दीज ऑल्सो. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, पहले हम ये पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स. नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप. तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या करते हो, आप नेचुरल मैन्योर यूज़ करते हो. आपको आपकी सॉइल है, आपको उसको फर्टाइल बनाना है. सो यू कैन हैव टू ऑप्शंस. अदर यू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, और यू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. इफ़ यू आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड यू आर यूजिंग दीज इन एक्सेस, आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, सो आपकी सॉइल इवेंचुअली उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. मे बी फॉर 1 or 2 seasons or 3 seasons you'll have good crops, but subsequently the quality of the soil will be very less. सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी एंड आपकी क्रॉप्स पे असर पड़ेगा. ठीक है. तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत कम यूज़ करने चाहिए, और इफ़ यू कैन सब्सटीट्यूट देम बाय नेचुरल फर्टिलाइजर्स इट वुड बी रियली गुड. अब नेचुरल फर्टिलाइजर्स को ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मैन्योर है, मैन्योर सपोज काउडंग और अदर कैटल वेस्ट. और अगर आपका किचन वेस्ट है और किचन वेस्ट से अगर आपने से फॉर एग्जांपल कंपोस्ट प्रिपेयर कर लिया. ठीक है. कंपोस्ट इज व्हेन यू आर डिग्रेडिंग, और डिग्रेड करते हो किचन वेस्ट को, उसको डिके करने होने देते हो. तो सो ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ केमिकल्स. जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करते हो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में. मतलब आप जीन्स को आजकल जीन्स आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आते हैं आपके पास, तो वो आप यूज़ नहीं करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ठीक है. सब नाउ
फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमें पढ़ना है. Farming is practiced in various ways across the world depending upon geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified in depending on the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types: subsistence farming और commercial farming. So farming को हमें types of farming हम पढ़ रहे हैं. So farming आप बहुत सारे वेज में प्रैक्टिस कर सकते हो. अब डिपेंड करता है कि जोग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं. फॉर एग्जांपल आपकी सॉइल टाइप कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है. अगर आप प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग एप्पल्स, तो एप्पल्स की डिमांड कितनी है मार्केट में, कितने लोगों को चाहिए एप्पल्स. लेबर अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल है, आपके पास मैन पावर है या नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसी है, आपके पास मशीन्स हैं या नहीं है. ठीक है. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेन टाइप्स. इनके बेसिस पे हम फार्मिंग को दो मेन टाइप्स में, एक तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है और एक कमर्शियल फार्मिंग होता है. सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो फैमिली और अपनी नीड्स को केटर करने के लिए होती है. आप अपने घर की नीड्स पूरी करनी है, उसके लिए आप सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हो. ट्रेडिशनली आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, तो इस टाइप की फार्मिंग में आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मशीनरी नहीं चाहिए होगी. हाउस होल्ड लेबर चाहिए. अगर घर के लोग फार्म पे काम करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस आपको कम करना पड़ता है. आपको खाली अपनी नीड्स और अपनी फैमिली की नीड्स, फॉर एग्जांपल आपको साल में फॉर एग्जांपल 500 kg राइस चाहिए, तो आप वही प्रोड्यूस करते हो खाली. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence और primitive subsistence farming. तो subsistence को दो, subsistence farming को फिर दो, intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. Intensive subsistence farming में farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop and annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence farming is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon seasons of South, Southeast and ईस्ट एशिया. तो इसमें आप क्या करते हो, इंटेंसिव फार्मिंग में आपके पास प्लॉट होता है, आप कुछ मैन पावर यूज़ करते हो, घर के लोग होते हैं, सिंपल टूल्स यूज़ करते हो, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए इसके लिए, सनशाइन अच्छी होनी चाहिए, और आप मोर देन वन क्रॉप जनरली ग्रो करते हो. मेन क्रॉप फॉर एग्जांपल आपका राइस होता है जनरली, और बाकी क्रॉप्स मेज़ या वीट या पल्सेस आप ग्रो करते हो. तो ये ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पे थिकली पॉपुलेट एरियाज़ होंगे. तो आपको ठीक ठाक क्रॉप चाहिए, तो आप एक दो क्रॉप्स ग्रो करते हो. साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में वहाँ पे सनशाइन अच्छा होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे आप ये वाले चीज़ें ग्रो करते हो. नाउ दी अदर इज़ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग. प्रिमिटिव में आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, नोमैडिक हर्डिंग होती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब फॉर एग्जांपल एक पहले साल आपने सपोज़ आप इस एरिया में चले गए और यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर किया, कुछ क्रॉप्स कल्टीवेट किए. नेक्स्ट साल में सेकेंड ईयर में आपने ये एरिया छोड़ के इस एरिया में चले गए और यहाँ पे एग्रीकल्चर किया, तो आप शिफ्ट कर रहे हो. इसको आप इस सेकेंड सीज़न के लिए इस वाले पहले वाले प्लॉट को ऐसे रहने देते हो, फैलो रहने देते हो ऐसे ही, ताकि अपनी फर्टिलिटी रिगेन करिए, फिर से फर्टाइल हो जाए आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल मेथड से. या नोमैडिक हर्डिंग भी आपने देखे होंगे, नोमैड्स अपने शीप अपने गोट्स को लेके यहाँ पे भी JNK में कभी माउंटेनियस एरिया से प्लेन्स में चले आते हैं, फिर नेक्स्ट सीज़न में प्लेन्स से फिर से माउंटेनियस एरियाज़ में जाते हैं. तो वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है. प्रिमिटिव का मीनिंग ही है पुराना टाइप का, और लाइक रॉ नेचर फॉर्म में. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation, also known as slash and burn cultivator. तो जनरली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस होता है,
इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, अमेज़न जो आपके साउथ अमेरिका में रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे होता है। तो इन एरियाज़ में जनरली बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और वेजिटेशन जनरली जल्दी जल्दी ग्रो होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्लॉट होता है कोई, चले जाते हैं इस प्लॉट में, यहाँ पे ट्रीज़ जो होते हैं उनको काट देते हैं, साफ़ कर देते हैं एरिया, क्रॉप्स ग्रो करते हैं इस एरिया में। क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनको काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सारा जो वेस्ट बच गया उनको जला देते हैं, ठीक है। फिर एशेज़ जो नीचे गिरती हैं ज़मीन में वो ज़मीन के साथ मिल जाती हैं, रेनफॉल ज़्यादा होता है तो अच्छे से मिल जाती हैं, और फिर हम ये वाला क्रॉप एरिया छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर स्लैशिंग, मतलब आप काट देते हो क्रॉप्स को और उनको फिर बर्न भी उसी ज़मीन में करते हो, उसको फिर छोड़ के चले जाते हो, उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। शिफ्टिंग को ही स्लैश एंड बर्न भी करते हैं। तो ये एक क्विक मेथड है कि आप दूसरे एरिया में चले जाते हो, यू आर नॉट इस एरिया को आप एक सीज़न बाद मे बी फिर से वापस आ जाओ, तब तक एशेज़ मिल गए होंगे ज़मीन के साथ, ये फर्टाइल हो चुकी होगी, या फिर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिल गया होगा। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसका कुछ लोकल नाम भी है, फॉर एग्जांपल आई थिंक झुम एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको इंडिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे झुम एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। नोमैडिक हर्डिंग आपको पता होगा, कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है, जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान में हर्ड्समैन होते हैं जो अपने शीप या कैटल को लेके आते हैं। तो ये क्यों लेके आते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी, जहाँ पे माउंटेन्स एरियाज़ में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं विंटर में, तो ये प्लेन एरियाज़ में लेके आते हैं उनको, तो फिर समर में प्लेन से फिर से माउंटेन्स में चले जाते हैं। सो these animals provide milk, meat, wool, hides and other products. We'll study commercial farming in the next class.